हेलो दोस्तों। अब्दुल कलाम जी ने एक बुक लिखी थी इंडिया 2020 और उन्होंने कहा था कि इंडिया 2020 तक एक सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन इंडिया अभी तक सुपर पावर तो बना नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है। मुझे लगता है बन सकता है। बस थोड़ी सी कमी है जो है हमारी सही माइंडसेट। तो पॉसिबली अगर हम रीज़न ढूंढें कि इंडिया एक सुपर पावर अभी तक क्यों नहीं बना, तो मुझे उसके 3 रीज़न लगते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये लगता है कि हमारी हिस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने हमको जब 200 साल तक रूल किया, हमारे अंदर एक स्लेवरी माइंडसेट को ठूस ठूस के भर दिया। और उसका रीज़न ये था कि उन्होंने एक इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे गुलाम लोग निकले जो सवाल ना पूछे, बस हमारे ऑर्डर को फॉलो करें। और यही हुआ। अगर आप देखें तो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया इंडिपेंडेंस के बाद। और अगर आप हमारी एजुकेशन सिस्टम को देखें तो यही हुआ कि हमसे पूछा गया, बोला गया कि सवाल मत पूछो, जो हमने बोला वो पढ़ो। और उस चक्कर में क्या हुआ ना कि हमारे पास ऐसे अच्छे लीडर्स डेवलप नहीं हुए। अब अच्छे लीडर्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे लोग जो दूसरों के लिए काम करें, प्रॉब्लम्स को समझें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, लोगों के साथ मिल के काम करें। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग एक्सेलेंस के पीछे बोलते हैं ना कि वो भागते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एक्सेलेंस यानी कि हमें नंबर वन आना है, रैंक है, कंपटीशन है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग मिलजुल कर काम करने में भी अभी बहुत पीछे हैं। जो लोग ये समझ पाते हैं अपने कैरियर में कि हम मुझे अगर कुछ अचीव करना है तो मुझे लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, वही अच्छे लीडर्स बनते हैं। और अगर आप देखें तो टॉप मैनेजमेंट में जो लोग इंडियंस बैठे हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी और कैपेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। तो हम लोगों को ज़रूरत है कि एक अच्छे लीडर्स को हम लोग पैदा कर सकें अपने एजुकेशन सिस्टम में। थर्ड चीज़ जो मुझे लगती है कि जो हमारे अंदर कूट कूट के बैठी है, और वो है कि हमारे काम को देखने का नज़रिया। यानी कि हम काम को एक स्टेटस सिंबल से जोड़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो एक चाय वाला, नॉर्मल छोटी सी चाय की दुकान वाला, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इनिशियल सैलरी से काफ़ी अच्छा कमा सकता है। लेकिन हम ये काम करने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि हमें शर्म आएगी और लोग बोलेंगे कि अ, ये हमारे स्टेटस के खिलाफ है। और इसी चीज़ को अगर आप देखो तो कई लोग जो समझ चुके हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो अच्छी अ, डिग्री हासिल करने के बाद भी छोटे काम करके बहुत अच्छे आगे गए हैं। आप अगर चाहें तो इस वीडियो को देखें। ये एक बंदा है जिसने चाय बेचकर करोड़ों कमाए, और इसकी दुकान का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, MBA चाय वाला। तो ये वीडियो को मैं रिकमेंड करूँगा, और आपके मन में ये ख्याल आपको पता चलेगा कि हमारे सोसाइटी में ये कितनी बड़ी एक मानसिकता जड़त्व ले चुकी है कि हम लोग काम को देख के और उसके स्टेटस को नापने की कोशिश करते हैं। बल्कि उल्टा ये होना चाहिए कि एक काम काम होता है, चाहे वो कोई भी हो, और उस लेवल को हम लोग उसी को मेंटेन करें और लोग उसी में एक्सेल हों। ये नहीं होता हमारे यहाँ हमेशा डिग्री, और डिग्री के बाद कौन सी आप जॉब क्या कर रहे हो उससे ज़्यादा मैटर करता है rather than कि आप काम क्या कर रहे हो। तो अब देखें कि हमारी हिस्ट्री में आज भी सुपर पावर एक्चुअली है क्या? क्या इंडिया बन सकता है सुपर पावर? तो सबसे पहले हम देखें आज के सिनेरियो में सुपर पावर्स कौन है। तो सवाल क्वेश्चंस यही आता है कि सबसे पहले तो यूएस का नाम आएगा, या फिर उसके बाद चाइना को लोग कंपेयर करने लगे हैं। तो अगर आप यूएस की बात करो तो यूएस वर्ल्ड वॉर 2 के पहले बहुत रफ पैच से गुजर रहा था। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, लोगों के पास जॉब नहीं थी, बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट था। और वर्ल्ड वॉर 2 में जब वॉर उनके सर पे आ गई तो सारे आदमी वॉर लड़ने चले गए और औरतें काम करने में लग गई, क्योंकि घर में कोई बचा ही नहीं, तो औरतों को ही इंडस्ट्री में कूदना पड़ा। तो उसके कारण वो स्किल्ड लेबर हो गई। और जैसे अगर आप देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो वो कंटिन्यू रहा। सिंस उनके पास वॉर भी आ गई थी तो उनको बड़े इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी ढूंढने पड़े। तो बहुत इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया, और उस चीज़ को उन्होंने मेंटेन किया। तो अगर हम बात करें कि जॉब वहाँ पे जो क्रिएट हुई, जो स्किल्ड लेबर क्रिएट हुआ, उसके कारण उनका इंक्विजिटिव माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, और इनोवेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप इसी बात को देखें तो पेटेंट्स पेटेंट्स यानी कि ऐसे न्यू यूनिक आइडियाज़ जो लीगली हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं ताकि लोग उसको कॉपी ना कर पाएँ। और ये पेटेंट्स, नंबर ऑफ फाइलिंग जो पेटेंट्स की होती है, अगर आप देखें तो यूएस और चाइना लीड कर रहे हैं इसमें, और इंडिया का नंबर कितना कम है। जबकि हमारी पॉपुलेशन और हमारे हाई आईक्यू वाली जनता कितनी है, तो भी हमारे पास न्यू आइडियाज़ को रिकॉग्नाइज करने का कितना कम ज़रिया है। और यूएस और चाइना इसमें लीड करते हैं। बल्कि नॉन रेसिडेंट जो हैं वो ज़्यादा, मतलब कि जो यूएस के नागरिक नहीं हैं,
उन लोगों के सबसे ज़्यादा फाइलिंग है। मतलब कि जो चाइना, इंडिया, मेक्सिको इस जगह की कंट्रीज़ से जो आए हुए लोग हैं, वो ज़्यादा पेटेंट्स फाइल करते हैं। तो यूएस में जो कल्चर है इनोवेशन का, वो सबसे ज़्यादा है और उसके कारण नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स भी सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। अब कैसे हमें पता चलता है कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स इतने ज़्यादा हैं? ये ई-कॉमर्स सेल्स है 2019 में। तो इस समय तक जियो 1-2 साल हो चुके थे, तो भी अगर आप देखो तो अभी भी हम लोग इंटरनेट पे चीज़ें खरीदते नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक तो ट्रस्ट नहीं है, सेकंड ये है कि हमारा मार्केट इसको इतने अच्छे से रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है और थर्ड ये है कि हमारे पास इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जो वैल्यू देने वाली चीज़ें लेके आ सके। तो अगर आप ये मार्केट को अंडरस्टैंड करें तो हाँ, आपको समझ में आएगा कि कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स या नए-नए जो मार्केट में प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, ये चीज़ें बिक जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लोग खरीदेंगे और इसी कारण जो एनकरेजमेंट मिलता है वहाँ पे नए एंटरप्रेन्योर्स को आने का, उसका रीज़न है कि उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ तो हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का मार्केट भी है। अब ये चीज़ यहाँ पे क्यों बनी हुई है अगर आप देखें तो डीप रूटेड उसका रीज़न जो मुझे लगता है वो है उनका एजुकेशन सिस्टम में। मुझे चाइना का तो नहीं पता लेकिन यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में कुछ-कुछ पता है और उसमें अगर आप देखें तो अर्ली स्टेजेस में वो किड्स को सिर्फ़ खेल-कूद, एक्टिविटी और मोरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये देखते हैं कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो और ये भी हो कि उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, उनके पास चॉइसेस हों कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं शुरुआत से। और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब कि वो एक्टिविटी बेस्ड या उनको चीज़ें बनवाएँगे, कारपेंटरी, इस तरीके की चीज़ें वो ज़्यादा करवाते हैं ताकि उनको ये पता चले कि वो खुद से काम कैसे कर सकते हैं या खुद से कोई प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आप इसका सिंपल सा उदाहरण देखेंगे तो मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग खुद ही अपनी गाड़ी सुधार लेते हैं, कारपेंटरी से चीज़ें बना लेते हैं, बहुत सारी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके डीप रूटेड है, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं इन सब कामों में। तो उसके कारण यहाँ पे जो लेबर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और स्किल्ड जो लोग हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं और उसके कारण उनकी जो अर्निंग्स भी है वो बहुत ज़्यादा है। तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इंडिया में भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ये कुछ-कुछ इसी तरीके का काम करने की चाह रहे हैं ये अपने स्कूलिंग में। तो स्कूलिंग में जो चेंजेस हुए हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये आपको पता है आप बहुत सारे लोगों से सुन चुके होंगे। मैं अपना सिर्फ़ एक नज़रिया दे रहा हूँ कि इस एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम कंपेयर करें दूसरे देशों से और क्या उसका जो नया एजुकेशन पॉलिसी में जो सिस्टम लेके आए हैं, क्या उससे हमें फ़ायदा मिलेगा ताकि इंडिया आगे जाके एक सुपर पावर बन जाए? मेरा ये नज़रिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि होगा और इसका रीज़न ये है कि जो पहले अर्ली सिस्टम था कि 10th तक तो हमें सिर्फ़ एक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 12th के बाद हम लोगों को स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी और इधर पे भी अगर जो स्ट्रीम चूज़ कर ली उसी पे स्टिक रहो। कॉमर्स वाला बेचारा साइंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा और साइंस वाला भी उसमें तो साइंस ले लो ताकि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँ। तो इस तरीके की बकवास बातें हैं जिसके कारण यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है सोसाइटी में कि एक मैथ, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जैसी स्ट्रीम्स में हम लोगों को देखने लगते हैं। उससे हमारे जो माइंडसेट है वो भी डेवलप नहीं होता। तो अब नया सिस्टम 5+3+3+4 में क्या है कि अब इन्होंने प्री स्कूल भी जोड़ दिया है इस 5 में। तो प्री स्कूल टू सेकंड क्लास आपको फाउंडेशनल है जहाँ पे आपको प्ले एक्टिविटी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के ऊपर बैग का ज़्यादा बोझ नहीं होगा, किताबों का ज़्यादा बोझ नहीं होगा, बल्कि उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाना पड़ेगा। और सेम जो 3 इयर्स है प्रिपरेटरी स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई यही प्ले के साथ कंटिन्यू होगी और साथ में थोड़े बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को भी लिया जाएगा। लेकिन अभी भी इतना बोझ इनके ऊपर नहीं डाला जाएगा मतलब कि 5th क्लास तक। फिर मिडिल स्टेज आती है जहाँ पे 6th टू 8th क्लास, यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यानी कि आपको कोडिंग जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि आपको रियल वर्ल्ड जो टेक्नोलॉजी का अडाप्टेशन है वो ज़्यादा फास्ट हो पाए। और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल वोकेशनल ट्रेनिंग का भी इंट्रोडक्शन होगा। यानी कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग में आप बच्चों को कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन या ऐसे जो स्किल्ड लेबर्स हैं या यहाँ पे जो इस तरीके के काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में कैसे काम होते हैं उनसे एक्सपीरियंस लें ताकि आपको पता चले कि
हर काम में कितनी स्किल की ज़रूरत है और किस काम में आपको मज़ा आ रहा है, और एक हार्ड अर्न मनी को अर्न करना क्या होता है। तो एक वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो बात है अभी से डेवलप होना चालू होगी, जब वो प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो ये चीज़ जब इधर से डेवलप होगी तो एक डीप रूटेड हमारे माइंडसेट में आता है कि हम, हाँ, हमें चीज़ें करना आती है, बनाना आती है, और हम इस स्किल का यूज़ करके दूसरी नए प्रोडक्ट या लोगों की प्रॉब्लम, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोसाइटी की प्रॉब्लम हो या प्रोडक्ट की कोई प्रॉब्लम हो, और उसको सॉल्व कर सकते हैं और नए लीडर्स या एंटरप्रेन्योर्स बनाए जा सकते हैं। और सेकेंडरी स्टेज यानी कि 9th टू 12th में यहाँ पे हम लोगों को ये मिलेगा कि अब यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं है, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज़ करें। ताकि अगर यहाँ से आपको दिमाग थोड़ा-सा बिज़नेस की तरफ है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका दिमाग थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल वे में है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स लीजिए जहाँ पे जैसे आपको सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स पढ़ें, और जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, और प्लस कॉमर्स का बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ताकि आपके अंदर बिज़नेस माइंडसेट भी अंदर आए। सिमिलरली अगर किसी को कॉमर्स में इंटरेस्ट है और उसको थोड़ा बहुत एनालिटिक्स या मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट है, तो वो ले सके, या आर्ट्स का कोई बंदा जिसको इकोनॉमिक्स या फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ सके। तो ताकि यहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी वाले बच्चे निकले, जिनकी सोच जो है वो काफ़ी एक्सपांडेड सोच हो, एक लिमिटेड सोच ना हो या फिक्स्ड माइंडसेट ना हो। इसके बाद इन्होंने ये भी करा है, जो कि कंपैरिजन टू एसएटी, एसएटी एक यूएस में अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम होता है, जिसको लेने के बाद प्लस उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख के उसमें एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पे भी कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात चल रही है, जहाँ पे सिर्फ परसेंटेज बेसिस पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना हो, स्पेशली फॉर बीएससी, बीए या बीकॉम जैसे सब्जेक्ट्स में, बिकॉज इंजीनियरिंग या मेडिकल में तो अभी भी एंट्रेंस है, और आई थिंक वो एंट्रेंस जाने नहीं वाला है। लेकिन कॉमन एडमिशन टेस्ट इन सब के लिए, ताकि एक कॉमन प्लेग्राउंड बने, एक कॉमन ग्राउंड बने, जहाँ पे लोग उस टेस्ट को देने के बाद एडमिशन ले सके, क्योंकि हर जन का हो सकता है कि परसेंटेज किसी भी वजह से कम हो सकता है, रीज़न ये हो सकता है। तो बस मेरी ये गुज़ारिश रहेगी कि सिर्फ़ इसी को ना लें, क्योंकि लोग फिर इसी की प्रिपरेशन करेंगे और अपने सब्जेक्ट्स को छोड़ देंगे और परसेंटेज ना आएँगे। तो दोनों का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। शायद दोनों के स्कोर पे अगर एडमिशन होते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो लेट्स सी हाउ व्हाट एनटीए या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है इसके बारे में। और जो मेजर चेंज इसके बाद आया है, वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो मुझे लगा है कि काफ़ी अच्छा है, कि मल्टीपल एंट्री या मल्टीपल एग्ज़िट अवेलेबल है। यानी कि एक फर्स्ट ईयर के बाद अगर आपको किसी वजह से जॉब छोड़नी पड़ती है या ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ती है, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। सेकंड ईयर के बाद आपको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, या थर्ड ईयर के बाद डिग्री, और अगर आपको बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है तो आपको डिग्री प्लस रिसर्च मिलेगी। तो ये चीज़ ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं थी, ये ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे आईआईटीज़ की मैं बात करूँ, जहाँ पे मुझे पता है कि अगर आप किसी वजह से अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट या इस तरीके का कोर्स देते हैं, अगर आप कंप्लीट पूरी नहीं कर पाते हैं तो। और अगर आपने गैप लिया है तो यूनिवर्सिटीज़, आप अगर गैप लेके दोबारा पढ़ाई करना चालू करते हैं, तो आपको दोबारा रीस्टार्ट नहीं करना है। आपके पास क्रेडिट बैंक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उसको उन क्रेडिट बैंक्स के थ्रू, यानी कि जो आपने पढ़ा है या करा है, जो अर्न किए हैं, उसको आप यूज़ करके दोबारा रीस्टार्ट नहीं करना है, आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप गैप ले सकते हैं, ड्रॉप आउट या ईयर गैप ले सकते हैं, 2 साल का गैप लेके कुछ नई कंपनी शुरू कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वही कंटिन्यू हो जाएगा। कई बार हमें यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी यूनिवर्सिटी का अगर कोई ऑप्शन मिलता है, तो 1 साल पढ़ने के बाद हम सेकंड ईयर से अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, और ये चीज़ें अवेलेबल भी थी। ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आईआईटीज़ में एक्सचेंज प्रोग्राम चलता था, तो एक्सचेंज प्रोग्राम में लोग बाहर जाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो क्रेडिट्स अर्न करें, वो दोबारा घर पे लेके आ जाते हैं। या ऑनलाइन एनपीटीईएल जो मैं बार-बार बताता रहता हूँ, तो एनपीटीईएल में अगर कोई कोर्स करा तो उसका क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो आपकी डिग्री में लिखा आएगा कि ये कोर्स यहाँ से किया है, इस तरीके से। तो दैट इज़ लाइक रियली गुड और हेल्पफुल होता है। थर्ड चेंज जो है वो है कि मल्टीडिसिप्लिनरी ब्रांचेस रहेंगी। आप मेजर माइनर ले सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी ये भी नया नहीं है कॉन्सेप्ट, ये अवेलेबल था। सिंस आईआईटीज़ एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट करते हैं, तो मेजर माइनर जैसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लिया और आपको कंप्यूटर साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट्स पसंद हैं या लेना चाहते हैं, तो आप माइनर कर सकते हैं। तो 4 से 5 सब्जेक्ट आप कंप्यूटर साइंस के ले लीजिए,
तो आपके डिग्री में लिखा आएगा कि मेजर इन मैकेनिकल एंड माइनर इन कंप्यूटर साइंस, ताकि आप कंप्यूटर साइंस की अगर कोई रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी में तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पे भी अभी आ गया है कि मान लीजिए आप आपको मैथ्स लिया है मेजर आपने सब्जेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन में, और उसके बाद आपको कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट लेना है तो शायद आप ले सकते हैं। तो इस तरीके का ऑप्शन देने की कोशिश करी है ताकि आप मल्टी डिसिप्लिनरी अपना ग्रोथ कर पाएँ, आपके इंक्विजिटिव माइंड का ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं, और एक वेल राउंडेड आपका ग्रूमिंग भी होता है। क्योंकि एक लीडर को कभी भी वो एक एक्सपर्ट नहीं हो सकता, एक लीडर को हमेशा वेल राउंडेड चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम शायद उस चीज़ को बढ़ावा देने में हेल्प करेगा। तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। अब 2 मैं निकल चुका हूँ, लेकिन मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे आने वाली जनरेशन इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए जो हमें नहीं मिला। तो आई एम होपफुल कि यहाँ पे जो हम लोग चाहते हैं वो हो। आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल या हमारी वेबसाइट को भी जा सकते हैं, जहाँ पे हम लोग रेज्यूम और एग्ज़ाम प्लान जैसी चीज़ों को सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। हमें हमारे फेसबुक पेज कैरियर ए प्लस, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को फॉलो कर सकते हैं। कैरियर ए प्लस इज़ फॉर इंग्लिश एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हिंदी। सेम वीडियो इज़ इन इंग्लिश ऑल्सो इन अवर चैनल कैरियर ए प्लस, और इसी के नाम से हमारी वेबसाइट भी है www.careeraplus.in। Finally, this is Amit Parsai signing off. Thanks for watching.